तो पन्ना कहती है कि आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना। मतलब जब आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, तो आग की जो लपट है, जो उसका फ्लेम होता है, जो जलता है, वह तेज हो जाती है। और तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तो तुम्हारे ये सारे नुपुर जो पैजनियाँ हैं, जो इसको पहनकर तुम नाच रही हो, तो वे सब बिखर जाएंगे, टूटकर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को, लहर वेव्स जो हैं, उनको निगल जाएगा, गटक जाएगा। यह जो सुख होना चाहिए छोटी मात्रा, तो यह सुख और सुहाग पति या फिर सौभाग्य, तो जो यह सुख और सुहाग जो हैं, वो सब पास पास उठे दो बुलबुलों की तरह, बिना सूचना दिए, बिना बताए, ऐसे अचानक ही जो कि फूट जाएगा वो। तो बुलबुले जो पानी का जो बबल्स होते हैं, तो बिल्कुल उठते हैं और फिर तुरंत ही कुछ ही क्षण में वे सब फूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यह जो तुम्हें सुख और सुहाग नज़र आ रहा है, चारों तरफ उत्सव त्यौहार का मौसम नज़र आ रहा है, जो खुशियाँ मना रही हो, जो बोल रही है पूरा जीवन जैसे दीपावली का त्यौहार बन गया है, तो यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बिल्कुल पानी के बुलबुलों की तरह जल्द ही यह फूटेगा, गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा समय आएगा, क्योंकि मेवाड़ में, राजस्थान में, वहाँ के लोगों में देशभक्ति की तुलना किसी और से हम कर ही नहीं सकते। तो उसको वीरों की भूमि कही जाती है। और वहाँ के रग रग में, मातृभूमि में, वहाँ के लोगों में एकदम वीरता और देशभक्ति भरी हुई है। तो इस तरह के शासक, इस तरह के राजा या इस तरह के लोगों का बर्ताव, रोज नाच गाना, ये सब ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक दिन जब कभी प्रजा इसका विरोध करेगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा ऐसा। तो चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। तो यह जो आनंद और उत्सव, राग रंग, आनंद और उत्सव की यह भूमि नहीं है चित्तौड़, जौहर की भूमि है। तो जौहर मतलब राजपूत की जो स्त्रियां हैं, उनके द्वारा की जाने वाली आत्मदाह की जो क्रिया है, उसको बोलेंगे जौहर। और महारानी पद्मावती, जिन्होंने 10,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था, और महारानी कर्मावती या कर्णावती, इन्होंने भी महल की स्त्रियों के साथ जौहर किया था। तो जब देखा कि बहादुर शाह गुजरात के जो थे शासक, तो उन्होंने जब आक्रमण किया था, जब पराजय की स्थिति आ गई थी, तो ऐसे अवसर पर, तो कहने का मतलब यह जो चित्तौड़ की भूमि है, या नाच गाने की भूमि नहीं है। यहाँ पर नाच गाना नहीं बल्कि जौहर होता है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं नाचती। यहाँ पर सोना क्रोध में वह चीखती है कि धाय माँ, चिल्लाती है वो। तो पन्ना कहती है अपनी बात, मतलब वो कंटिन्यू जारी रखती है, कहती है तोड़ो ये नुपुर, मतलब ये नुपुर जो हैं पैरों में, इसको तोड़ दो, इसको निकाल दो, निकाल कर फेंक दो। बनवीर की आग की कलियों, तो मतलब बनवीर तुम जैसे लोगों की वजह से ही वह इस चित्तौड़ में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, इसको जलाने का प्रयास कर रहा है। तो तुम उसके आग की कली हो। जैसे फूल की कली होती है, कली फिर बाद में फूल बनती है, उसी तरह तुम अभी कली हो, और तुम्हारे द्वारा ही वह आग लगाएगा इस चित्तौड़ में, इस राजवंश को नष्ट कर देगा। ऐसा तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। तो कहने का मतलब कि यह सब जो तुम कर रही हो, कुछ नहीं बचेगा। जैसे जलकर राख हो जाता है सब कुछ, कुछ नहीं बचता, बिल्कुल वैसे ही इस बात को भूलना मत। ये अतृप्त इच्छाओं की चिनगारियाँ, तो अतृप्त मतलब अपूर्ण इच्छाएं, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो। तो इसकी जो चिनगारी है, तो चिनगारी मतलब आग का छोटा सा कण। तो अधजली होकर मतलब आधा जलकर,
चिटकेंगी। तो चिटकना मतलब चमकना, एक तरह से स्पार्क होना। चिटकेंगी और चित्तौड़ की आँखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। तो किरकिरी मतलब अत्यंत छोटा कण, बनकर कसकना मतलब चुभना, तकलीफ देना। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। हवन कुंड जहाँ पर हवन वगैरह किया जाता है, तो हवन कुंड, तो जहाँ पर आग जलाते हैं और सब कुछ मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर घी और सामान वगैरह स्वाहा करते हैं, ऐसा तो वह है हवन कुंड। तो कहने का मतलब केवल जो यज्ञ होता है वही नहीं जलेगा, बल्कि पूरा हवन कुंड ही जल जाएगा। सोना, इसे बुझा दो। तो कहने का मतलब कि पूरा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पूरी तरह। तो इसे बुझाने का प्रयास करो, इसको जलाने का प्रयास मत करो। और बनवीर, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे लोगों के सहारे वह इस पूरे चित्तौड़ को नष्ट करना चाहता है, जलाना चाहता है। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं, अर्थात चित्तौड़ में इस तरह का त्यौहार मनाया ही नहीं जाता। यहाँ का त्यौहार तो केवल आत्म बलिदान है, अपने आप को बलि पर चढ़ा देना। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। यहाँ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिसमें मातृभूमि, जो मदरलैंड है, जन्मभूमि है, उसकी वंदना, पूजा, उसका गीत गाया जाता है। उसे सुनो और समझो। तो इस तरह से जो चित्तौड़ और मेवाड़ की जो परंपरा है, जो चलती आई है, जिसमें मेवाड़ का गौरव है, चित्तौड़ का गौरव है, और उसी में चित्तौड़ की भलाई भी है, तो ऐसा गीत गाओ। यह जो गीत गा रही हो, इससे तो पूरा का पूरा चित्तौड़ भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसमें तुम भी जलकर नष्ट हो जाओगी, बचेगा कुछ नहीं। सोना कहती है शांत स्वर में। अब उसका जो स्वर है वह शांत होता है, क्योंकि जब इतना सब पन्ना कहती है उसको, तो वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, और वह एकदम शांत स्वर में कहती है, समझ लिया धायमा। तो पन्ना कहती है, ठीक है, तो यहाँ से जाओ और देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो, कूटनीति गुप्तचाल कोई न चल रहा हो। और बनवीर से पूछना, इस रास रंग का, इस आनंद उत्सव का अर्थ क्या है, अर्थात बेवजह इस उत्सव को क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई चाल है, इसका आखिरी में मतलब क्या है, क्यों ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है आज। तो सोना कहती है कि वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। तो वह कहती है समझ में भी नहीं आएगा, दूसरा उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि वह बनवीर से इस तरह का प्रश्न करे। वह तो बस केवल बनवीर को खुश करने का प्रयास करती है। तो पन्ना कहती है, ठीक है, तो जाओ और दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो। तो जो चारों तरफ जो उत्सव, आनंद का महोत्सव है, हंसी खुशी है, उसी में मस्त रहो, डूबे रहो। जाओ फिर यहाँ से, तुमसे कोई प्रतिध्वनि भी न निकल सके। तो मतलब तुम, प्रतिध्वनि मतलब जवाब में स्वर। तो अगर तुमको बनवीर ने बोला कि उत्सव मनाओ, तो ये भी नहीं पूछ सकती, जवाब में यह भी नहीं कह सकती कि आखिर क्यों मनाया जा रहा है ये सब। तो ठीक है, जाओ। तो इस तरह से जो पन्ना है वह सोना को फटकार लगाती है और उसे समझाने का भी प्रयास करती है कि वह जो कुछ बनवीर के इशारे पर कर रही है, यहाँ पर कुंवर उदय सिंह को बुलाने का या फिर इस दीपदान के उत्सव में पूरी तरह भाग लेने का, नाचने का, गाने का, तो यह सब गलत है। क्योंकि यह जो चित्तौड़ है वह, वहाँ पर इस तरह का त्यौहार कभी मनाया नहीं जाता। तो यहाँ का त्यौहार तो आत्म बलिदान है। तो इस तरह से वह उसको एक तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है कि तुम बनवीर की जो इच्छा को पूरी करने में उनका साथ दे रही हो, यह गलत है। इससे चित्तौड़ भी भस्म हो जाएगा और तुम भी नहीं बचोगी। तो इसके बाद सोना फिर वहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान करती है, जाती है। उसके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। जब वह दूर चली जाती है तो सुनाई नहीं पड़ते। फिर
पन्ना अपने आप से ही कहती है अंधेरी रात, काली अंधेरी रात, अर्थात पूर्णमासी नहीं होगा, उस समय अमावस्या होगा जब आसमान में चांद नहीं होता। और फिर ऐसे समय में यह रास रंग आनंद उत्सव, नगर के सब लोगों का अभाव, तो मतलब नगर में जितने भी लोग हैं सब उसी उत्सव में शामिल हो गए हैं। तो कोई है ही नहीं, सब जगह महल भी पूरा खाली लगभग पड़ा है। कुंवर उदय सिंह के लिए भी बुलावा, और ऐसे में कुंवर उदय सिंह के लिए बनवीर द्वारा पन्ना सोना के माध्यम से बुलावा होता है। तो यह सब क्या है, वह सोचती है कि यह सब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई चाल तो नहीं। और तभी उसके बेटे चंदन का प्रवेश होता है। तो इस तरह से अभी आपने 2 पार्ट किया, इसको भी आप समझेंगे। तो पहले तो सबसे पहले कुंवर उदय सिंह और धाय माँ पन्ना के बीच बातचीत होती है, फिर वे नाराज़ होकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद सोना आती है कुंवर उदय सिंह को बुलाने के लिए, और पन्ना के मना करने पर वह पहले तो नाराज़ भी होती है, और फिर उसके बाद वह बड़ी प्रशंसा करती है दीपदान की, आनंद उत्सव की। फिर पन्ना द्वारा फटकार लगाए जाने पर वह भी बिल्कुल शांत भाव से चुपचाप वहाँ से धीरे से निकल जाती है। फिर अब चंदन का प्रवेश होता है, पन्ना का बेटा चंदन। तो चंदन दूर से ही पुकारते हुए माँ माँ, पन्ना क्या है मेरे लाल, मेरे बेटे। चंदन कहता है कि माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी। मतलब कि सोना को कभी धीरे धीरे जाते उसने देखा नहीं था, क्योंकि आज सोना उदास है, दुखी है। पन्ना ने फटकार लगाई है, उसको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वजह से वह बड़े ही धीरे धीरे जा रही थी। तो वही वह कहता है कि आज इतने धीरे धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम, एकदम खोई खोई सी उदास, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। तो जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो, तो सांप ऐसी स्थिति में जो कि वह एकदम अचेत सा हो जाता है, कमजोरी सी उसको आ जाती है, तो वह धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। पन्ना कहती है सांप का जहर, चंदन हाँ जहरीली तो है ही वह। तो सांप से उसकी तुलना की कि वह जहरीली है, जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता, अर्थात कि वह अच्छा नहीं बोलती। वह केवल कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है, उसके साथ अच्छे से बात करती है, उसको बहलाती फुसलाती है, पर चंदन से वह सीधे मुँह बात भी नहीं करती। तो इसलिए चंदन उसके बारे में ऐसा कहता है। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। तो हमेशा वह उछलती कूदती आती थी, पर आज तो ऐसे जा रही है जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। मोच आना, मरोड़ आना, मरोड़ आ जाना, ऐसा स्प्रेन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको। तो ऐसा लगता है कि जैसे पैर में मोच आ गई हो, ऐसा। पन्ना कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई, और इसीलिए शायद वह उदास भाव से जा रही होगी। चंदन कहता है कि हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं, मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चंदन कहता है कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, वह कुंवर को बुलाने आती है, कुंवर उनके पीछे भागे जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं, कहते कुछ नहीं, बस देखते रहते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। तो पन्ना कहती है कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कहूँगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। तो चंदन कहता है, तो सोना बुरा न मान जाएगी माँ।
पन्ना कहती है लोगों को बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब कोई भले ही बुरा माने, उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, पर हाँ जो ईश्वर है, भगवान है, वह बुरा ना माने, अर्थात भगवान की नज़रों में मैं ना गिरूं, कुछ ऐसा काम ना करूं जिससे ईश्वर मुझ पर नाराज़ हो जाए। तो तुम किसी को नहीं देखते चंदन? तो पन्ना चंदन से पूछती है तो तुम तो किसी को नहीं देखते? चंदन कहता है कि देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। ओह, कैसी छलांग भरता है, मतलब कैसा उछलता है वह माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो, बिजली मतलब एकदम करंट जैसा भरा हो। पलक मारते ही, पलक झपकाते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है वह। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहने का मतलब कि जो चंदन है उसको पहाड़ी खरगोश की यह जो एक्टिविटी है बड़ी अच्छी लगती है, उसका उछलना, कूदना, भागना, और उसको ऐसा लगता है कि उससे बढ़कर और दूसरी कोई चीज़ देखने लायक नहीं यहाँ पर, और जो उसको देख लिया फिर और किसी चीज़ को देखने की उसको इच्छा नहीं होगी। पन्ना कहती है कि पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, और उसी तरह वीरों को भी धावा मतलब हमला करना चाहिए, मतलब जो वीर होते हैं वे भी उसी तरह उछलकर अचानक से बड़ी तेज़ी से, बड़ी फुर्ती में एकदम हमला करते हैं, और उनको ऐसा करना भी चाहिए जो वीर होते हैं, सच्चे वीर। चंदन कहता है कि हाँ, मैं भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकता हूँ ज़मीन से आसमान तक। पन्ना कहती है ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? तो पन्ना कहती है, चूँकि बच्चा है वह तो ज़मीन से आसमान तक बोल दिया, तो पन्ना उसे समझाती है कि ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता, मतलब आसमान यहाँ से दौड़ कर थोड़ी पहुँचेंगे, तो ज़मीन पर ही दौड़ते हैं, पर बहुत तेज़ी से। फिर वह पूछती है कि तुम मतलब तू नाच देखने तो नहीं गया था ना? तो चंदन कहता है कि माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मतलब मैं धावा करने वाला वीर हूँ, मैं नाच थोड़ी ना देखता हूँ। जो वीर होता है वह नाच नहीं देखता, मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, और उठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों? भोजन करने में? कहने का मतलब भोजन करने को लेकर के रूठ गए हैं, या फिर और कोई कारण है? क्या उन्होंने भोजन कर लिया? तो पन्ना कहती है कि नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहला फुसला कर भोजन करा दूंगी। तो इस तरह वह चंदन को कहती है कि नहीं, तुम भोजन कर लो और मैं उनको उठाकर भोजन करा दूंगी, क्योंकि वे रूठ कर नाराज होकर सो गए हैं। तो चंदन कहता है कि मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। तो चंदन जो है वह अक्सर कुंवर उदय सिंह के साथ ही भोजन करता था, और फिर आज वह जब अकेले खाने की बात होती है तो वह कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पन्ना कहती है कि भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा मतलब जो भोजन बनाने वाली है, तो उसने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी, मैं अभी आती हूँ। तो इस तरह से वह चंदन को फुसलाती है कि तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी, कहानियाँ सुनाएगी, तुम्हें भोजन करा देगी, और तुम जाकर भोजन कर लो, मैं अभी आती हूँ। और तुम्हारी माला भी टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। तो माला में जो जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं जिसको गूँथा जाता है, तो थोड़े से बचे हैं, तो उसको मैं पूरा कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। तो चंदन कहता है कि माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, मतलब टूटी नहीं है पर टूट रही है, कमज़ोर हो गई है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था, तो वह बताता भी है कि सोना ने शायद शरारत में पकड़कर खींच दिया था, तो वह भी कमज़ोर हो गई है, टूट रही है, उसे भी ठीक कर देना। तो पन्ना कहती है अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। तो
वह उसे सांत्वना देती है कि ठीक है मैं ठीक कर दूंगी, बस तुम जाकर भोजन कर लो। तो इस तरह से चंदन का प्रस्थान, तो चंदन चला जाता है। तो यहाँ पर जब चंदन आता है तो पन्ना से क्या बात करता है, पहले तो सोना के बारे में, तो किस तरह वह एकदम शांत भाव से जा रही है, जैसे सांप का जहर किसी ने खींच लिया हो। फिर वह यह भी बताता है कि किस तरह वह खरगोश को देखता है, और फिर जब खाने की बात आती है तो वह अकेला खाने को तैयार नहीं होता, बोलता है कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो पन्ना उसे बहला फुसला कर भेजती है कि नहीं ठीक है तुम जा खा लो, मैं तुम्हारी माला ठीक करके आती हूँ। तो इस तरह से चंदन का प्रस्थान होता है, वह खाने के लिए, भोजन करने के लिए चला जाता है।